अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम। मीडिया यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर कंटेन्स न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स अब क्या होते हैं? न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर growth and development of culture tissue. The success of tissue culture depends very much on the type of culture media use. तो जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ होते हैं, और इनकी जो सक्सेस है वो डिपेंड्स करती है कि कौन सा कल्चर मीडिया और कौन सा टिश्यू कल्चर टाइप है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ होती है वो। ईच प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट्स टू सपोर्ट इन विट्रो प्लांट ग्रोथ। दीज आर एज फॉलोज़। तो ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मीडियम है जो सपोर्ट करते हैं इन विट्रो में प्लांट ग्रोथ को, तो वो कौन कौन से हैं? मैक्रो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। आयरन एज ए चीलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। कुछ मैक्रो हैं, कुछ माइक्रो हैं, कुछ उसके अंदर विटामिन्स, कुछ कार्बनिक जो सोर्सेज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और एगर वगैरह एज ए जेलिंग सब्सटेंसेस। तो ये 8 टाइप्स के यूज़ होते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें न्यूट्रिशन की, इनकी न्यूट्रिएंट्स की, तो ये 2 टाइप्स की हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को अगर देखें तो इनऑर्गेनिक के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ऑर्गेनिक के अंदर विटामिन्स, हेक्सिटोल्स, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनकी फर्दर हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक के अंडर अगर विटामिन्स और हेक्सिटोल्स और अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं तो इनकी डिटेल्ड डिस्कस इसी ही लेक्चर में हम करते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। नीड ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज़ हायर, के टिश्यू कल्चर में या ग्रोथ में इनकी नीड ज़्यादा होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन मिली मोलर क्वांटिटीज़ मोर देन 30 ppm पर 1 मिलीमोलर या मिलीग्राम पर 1 मिलीमोलर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स बोथ एनाइंस एंड केटाइंस फॉर द प्लांट सेल्स। जो प्लांट के अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, उनमें ये दोनों का रोल होता है, एनाइंस भी एज ए केटाइंस भी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन के होते कौन से हैं और किस फॉर्म में होते हैं? NO3 एंड NH4, फास्फोरस PO4, पोटासियम K, सल्फर एज SO4, मैग्नीशियम Mg एंड कैल्शियम Ca इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है इनका, कि क्या रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि अगर हम सेल के अंदर देखें एंड प्रोडक्ट सेंट्रल डॉग्मा का या जो ट्रांसलेशन के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, देन उसकी फोल्डिंग जो एज ए कंपोनेंट्स या एज ए प्रोडक्ट सेल्स का बनता है, वो सेल के अंदर ही काम आता है। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, सेल वॉल सिंथेसिस में, इंजाइम्स, कोफैक्टर्स एंड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में, इन सब में इसका एक रोल होता है। नाइट्रोजन का क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, अब इनका वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन का क्या रोल होगा, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ रहे हैं, कि फास्फोरस का, पोटासियम का, इन सब का हम वन बाय वन देखते हैं क्या है। इनऑर्गेनिक फॉर्म used as amino acids, different organic acids and casein hydrolysates. In inorganic form used as nitrate or ammonia, तो ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। तो उनकी दोनों चीज़ें हमने बता दी किस किस फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन इज़ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ all plant tissue culture media. Nitrogen helps to synthesis complex organic molecules, तो ये complex organic molecules में भी helpful होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम। पोटासियम का क्या रोल है जी? पोटासियम आयन इज प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन दी साइटोप्लाज्म
100 to 200 millimolar, and in chloroplast 20 to 200 millimolar. Potassium ion is essential for maintaining the ion balancing activation of many enzyme, um, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन ऑफ सेल। तो ये सारा इसका रोल है कि पोटाशियम का प्लांट सेल के अंदर किस तरह से रोल है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम फंक्शन विद डिफरेंट इंजाइम एज ए कोफैक्टर एंड बाउंड टू द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू सेल वॉल के, इससे ही सेल की रिजिडिटी और सेल वॉल की रिजिडिटी होती है कैल्शियम से ही। इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या काजेज होती हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड शूट टिप नेक्रोसिस, के शूट टिप्स जो है उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। इम्पोर्टेंट इन सेल एंड रूट मल्टीप्लिकेशन सप्लाइड एज कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये सेल और जो रूट की मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी हेल्पफुल होता है, और कैल्शियम जो है सप्लाइड होता है एज ए क्लोराइड फॉर्म में और कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्म में। स्टूडेंट्स इनको देखते जाना अच्छी तरह कि नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में एज ए सप्लाई होता है प्लांट्स को, और कैल्शियम भी किस तरह से होता है, फास्फोरस किस तरह से होता है, ये चीज़ें सारी आप नोट करते जाएं। फास्फोरस अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, के एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। एसेंशियल एलिमेंट फॉर डीएनए एंड आरएनए, के जो सेल के अंदर डीएनए आरएनए है, ज़ाहिर सी बात है अगर उसके स्ट्रक्चर को हम देखें गौर से अच्छी तरह डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स को, तो उनके अंदर भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। डेफिशिएंसी मैनी काज डिलेड ग्रोथ एंड डार्क ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या इसमें होता है। सप्लाइड एज सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और पोटासियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस फॉर्म में ये सप्लाई होता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप इसकी वो नहीं है कि उसका केमिकल नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, क्या है उसका रोल है एक, और उसकी डेफिशिएंसी है, और प्लांट्स में किस फॉर्म में एज ए सप्लाइड होता है, पाया जाता है प्लांट्स में। तो ये चीज़ें हमने देखनी है हर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इसी तरह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एटीपी सिंथेसिस, सप्लाइड एज मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका इस तरह से रोल हो गया, और सप्लाई किस तरह में पाया जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में। नेक्स्ट सल्फर जी। सल्फर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, डेफिशिएंसी सल्फर इनहिबिट्स प्रोटीन। अगर सल्फर की कमी हो जाए तो प्रोटीन का जो प्रोसेस है सिंथेसिस का वो इनहिबिट्स हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। एंड डिक्रीज क्लोरोफिल इन लीव्स, ज़ाहिर सी बात है जब क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगी। सप्लाइड किस फॉर्म में होता है ये? मैग्नीशियम सल्फेट में और पोटासियम सल्फेट की फॉर्म में ये सप्लाइड होता है। अगर हम देखें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। अब हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कौन कौन से हैं, फिर उनके हम रोल और उनका डेफिशिएंसी और किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये देखेंगे ये किस फॉर्म में पाया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरॉन है, मैंगनीज है, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर एंड कोबाल्ट यूज्ड इन लेस अमाउंट। तो इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि लेस देन 30 ppm मिलीग्राम पर माइक्रोमोलर। कंसंट्रेशन इज़ ऑलवेज इन माइक्रोमोलर, तो हमेशा कंसंट्रेशन इसमें होती है। ये लेस देन 30 ppm होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ppm के मीनिंग्स या एब्रीवेशंस इसके ये हैं। अब जिंक का क्या रोल है? जिंक प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो ये ट्रिप्टोफैन में या दूसरी जो प्रोटीन्स हैं वगैरह में, उनमें ये हेल्पफुल होता है उनकी सिंथेसिस में। और किस फॉर्म में पाया जाता है? सप्लाइड एज जिंक सल्फेट की सूरत में प्लांट्स को मिलता है, ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है जिंक सल्फेट की। नेक्स्ट जी, मैंगनीज play an important role in Hill reaction of photosynthesis required in many enzymatic activities। बहुत सारी जो enzymatic activity प्लांट सेल के अंदर चल रही होती हैं उन सब में ये रिक्वायर्ड होता है। सप्लाइड एज मैंगनीज सल्फेट, तो ये मैंगनीज सल्फेट की फॉर्म में ही ये भी इसमें सप्लाइड होता है। नेक्स्ट जी, कॉपर। कॉपर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो ये कॉपर भी फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ज़ाहिर सी बात है प्लांट्स के लिए जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उसी से ही उसने एनर्जी, फूड, एटीपीज वगैरह बनाने हैं। इंटरमीडिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड 2। जो फोटो सिस्टम 1 और 2 होता है उसके दरमियान एक एज ए इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है।
दोनों प्रोसेस के दरमियान। डेफिशिएंसी लीड्स टू डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस सप्लाइड एज कॉपर सल्फेट। तो इसकी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है और ये सप्लाइड होता है एज ए कॉपर सल्फेट की फॉर्म में। नेक्स्ट मोलिब्डेनम एसेंशियल फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनियम। नाइट्रोजन की जो कन्वर्सेशन होती है डिफरेंट फॉर्म्स में, वो पाया किस फॉर्म में बजा होता है, लेकिन प्लांट्स को किसी और फॉर्म में चाहिए होता है, तो उनकी जो उनकी चेंजिंग है या कन्वर्सेशन है उसमें मोलिब्डेनम का रोल है। सप्लाइड एज सोडियम मोलिब्डेट, तो इस फॉर्म में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बोरॉन इन्वॉल्व्स इन डिफरेंट इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ सप्लाइड एज बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है। आयरन important enzyme as a cofactor supplied in micromolar quantities. It is supplemented with chelators and complex compounds due to its solubility problems. तो एज ए चिलेटिंग एजेंट के तौर पे काम होता है। रीज़न क्या है इसकी, तो ये MCQs ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि आयरन जो है एज ए चिलेटिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्ट्रक्चर के पार्ट आप उसे कि इसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम की वजह से। सप्लाइड एज Na2FeEDTA, iron deficiency have severe effects on the growth and development of plant cell। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। ये होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक के अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर उनकी वन बाय वन हमने जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसमें सबसे पहले आता है विटामिन्स। प्लांट सिंथेसिस रिक्वायर्ड विटामिन्स, इनके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को। एसेंशियल फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन। कल्चर्ड सेल्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस विटामिन्स एट सम लेवल। जो हम प्लांट टिश्यू के अंदर सेल को कल्चर्ड कर रहे होते हैं तो वो इतनी उनके अंदर एबिलिटी होती है कि कुछ ख़ास एक लेवल तक वो विटामिन्स प्रोड्यूस कर सकें। विटामिन्स प्लांट इंटरनली खुद भी प्रोड्यूस करता होता है। दे रिक्वायर्ड एन एक्सोजीनियस सप्लाई ऑफ डिफरेंट विटामिन्स फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। तो प्लांट तो एक इटसेल्फ खुद भी इनको प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन एक्सोजीनियस एक्सटर्नली भी अप्लाई होता है कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाए या इम्प्रूव हो जाए या हमें किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेके जाना है, तो उस वजह से विटामिन्स ज़्यादा देने होते हैं, ज़्यादा प्रोवाइड करने होते हैं प्लांट को। मोस्ट यूजेबल विटामिन्स जो ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर यूज़ होते हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर यूज़ होते हैं, थायमीन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीज़ें निकोटिनिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं विटामिन। नेक्स्ट हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में के बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन डिस्कस कर लिया, फिर हम हेक्सिटोल्स डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड पॉइंट है हेक्सिटोल्स, या सेकंड चीज़ क्या है। मोस्ट टिश्यू कल्चर मीडिया हैव दिस कंपाउंड। तो बहुत सारे उसमें जो टिश्यू कल्चर मीडिया उनके अंदर होता है, ये होता है किस चीज़ के लिए, एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, शुगर ट्रांसपोर्ट, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में। मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल्स जो हैं ये दोनों हेक्सिटोल्स हैं, ये इनके डेरिवेटिव्स या अल्टरनेटिव्स इसकी फॉर्म्स हैं। थर्ड पॉइंट्स है जी हमारा ऑर्गेनिक मीडियम में अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड किस फॉर्म में पाया जाता है और इसका रोल क्या है। ग्लाइसिन इज़ द मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड यूज इन डिफरेंट कल्चर मीडिया। इट इज़ नॉट एसेंशियल, कि ये ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, बट नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स इन्हांस ग्रोथ एंड प्लांट रीजनरेशंस। तो ज़ाहिर सी बात है हमें टिश्यू कल्चर में इनकी ग्रोथ ज़्यादा चाहिए होती है और प्लांट रीजनरेशन ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जी इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। सेल एंड टिश्यू रिक्वायर्ड एक्सोजीनियस सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू रिप्लेस द कार्बन विच द प्लांट नॉर्मली फिक्स फ्रॉम द एटमोसफियर बाई फोटोसिंथेसिस। तो ज़ाहिर सी बात है सम टाइम हमें जो है एक्सोजीनियस सप्लाई देनी पड़ती है कार्बन की, क्योंकि जो एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ले रहा है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके, तो उसके वो कम हो जाती है, तो हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, सम टाइम एक्सोजीनियस उसकी सप्लाई देनी पड़ती है। सप्लाइड बाई एडिंग सक्रोज। तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि कार्बन से उसने आगे एनर्जी बनानी थी एज ए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके, फिर जाके शुगर सक्रोज ये चीज़ें बनानी थी, तो हम उसको एक्सटर्नली दे देते हैं सक्रोज की फॉर्म में। कंसंट्रेशन इसकी जो है 20 to 30 ग्राम
पर 1 माइक्रोमोलर, तो इस तरह से होती है। नेक्स्ट जी, जेलिंग एजेंट्स, एगर एगर इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ सी वीड्स। Since 1658, agar is obtained from red algae, Geridium gracilaria. With water, it's melt at 100 डिग्री सेंटीग्रेड and solidified at 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसका एजेंट है तो उसका टेम्परेचर बताया हुआ है, कितने में मेल्ट होता है, क्या है। नेक्स्ट, एगर के बाद एगरोज है। इट इज़ हाईली प्योरीफाइड एगर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलीडियम स्पीशीज़ ऑफ सीवीड, उसी से ही यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हाईली प्योरीफाइड होता है एज ए प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। न्यूट्रिएंट्स समझ लें, या एज ए मीडियम के तौर पे यूज़ होता है। तो इसके पर्पस क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी डेफिशिएंसी क्या है, तो वो भी हम इसी में ही देख लेते हैं। एगरोस मेल्ट एंड जेल at temperature below 30 degree centigrade and dissolve through boiling. Agarose is much more expensive agar, तो agarose जो है ज़्यादा इसमें कॉस्टली होता है। Gellerite or phyte gel, तो gellerite is a naturally derived polymer and produced by the microbial termination of a bacterium Pseudomonas elodea. इट इज़ लो कॉस्ट जेलिंग एजेंट, तो ये थोड़ा सा लो कॉस्ट है प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया उनकी निस्बत। तो ये 0.1 to 0.2% कंसनट्रेशन पर लीटर रिक्वायर्ड, तो ये पर है, पर लीटर रिक्वायर्ड इतना होता है कि 0.1 से 0.2। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल मीडिया, कुछ नेचुरल मीडिया भी यूज़ होते हैं, जिस तरह एंडोस्पर्म फ्लूइड, कोकोनट मिल्क और कोकोनट फ्रूट, ऑरेंज जूस। फ्रूट मटेरियल्स के अंदर आके देखें हम टोमेटो जूस, बनाना पल्प और पोटैटो एक्सट्रैक्ट में ये पोटैटो वगैरह, और इस तरह एक्सट्रैक्ट्स ऑफ माल्ट यीस्ट, फिश इमल्शन और केसाइन हाइड्रोलाइट्स, पेप्टोन्स, ये प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स में आ जाएंगे। तो ये थोड़े से नेचुरल कंपाउंड्स हैं। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी एज ए प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एज ए मीडियम के तौर पे यूज़ होते हैं। तो जो प्लांट्स की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्हांस करते हैं, या जो हम डिज़ाइड चाह रहे होते हैं कि हमने इसको किस तरफ लेके जाना है, उस तरफ उसको लेके जाते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ए प्लांट हार्मोन्स कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इलेक्ट्रिक ए फिजियोलॉजिकल रिस्पांस एट वेरी लो कंसंट्रेशन, जो कि इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको इलिसाइट्स करता है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को। और पीजीएस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी फिनोटाइप, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जो प्लांट की हमें फिनोटाइप नज़र आती है, उसके अंदर भी एक अहम रोल अदा करते हैं। एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड दी जीनोम, तो मैसेंजर और जीनोम के अंदर भी एक एक्ट करते हैं। इसमें हैं कौन कौन से, ये हम ऑलरेडी भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड्स और साइटोकाइनेज और डिफरेंट और भी थे, तो हम इनको यहाँ शॉर्टली देखते जाते हैं क्या है ऑक्सिन का रोल क्या है। एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, कैलस फॉर्मेशन। तो नेचुरल फॉर्म्स ऑक्सिन की कौन कौन सी है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और PAA। सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिन आर NAA2,4-D, तो ये इनके एब्रीवेशन, ये सारी चीज़ें हम एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ शॉर्टली साइटोकाइनेंस को भी देख लेते हैं क्या है। साइटोकाइनेंस प्रमोट सेल डिवीजन, शूट प्रोलिफरेशन and influence the cell cycle. Embryogenesis and inhibits root formation, ये root. Synthetic form is 2IP which is most active cytokinins. Natural form जो है उसकी BAP and kinetins, तो ये इसकी नेचुरल फॉर्म पाई जाती हैं। जिब्रेलिन्स की it promotes stem elongation, bulb corn formation and embryo maturation but can inhibits callus growth and root induction. GA3 is most common gibberellins या gibberellic acid. Next, abscisic acid, it inhibits shoot growth and germination of embryo. It is thermostable but light sensitive substance, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इस तरह प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के अंदर पीएच का भी एक अहम रोल होता है कि पीएच अगर स्टेबल होगी या हर न्यूट्रिएंट्स या जो केमिकल कंपोजिशन है जिस चीज़ की उसके अकॉर्डिंग है तो वो सही तरह परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वो क्या है, पीएच इज़ एडजस्टेड बिटवीन 5 and 5.8 बिफोर जेलिंग एंड स्टेरिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट NaOH, KOH और HCl. pH below 5 will not gel properly. pH above 6 may be
टू हार्ड, तो इस तरह ज़्यादा हार्ड होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ। लेक्चर का जो फीडबैक है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।